हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल पटेल और आपका एग्ज़ाम अड्डा वाय राहुल पटेल चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम है ये 11 नवंबर है उससे स्टार्ट होने हैं। 11 या 17 नवंबर से स्टार्ट होने हैं। तो उसके लिए आपको जो क्वेश्चन आज कराए जाएंगे ये आपके जीके के होंगे। और ये क्वेश्चन जो आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम हुए थे, चाहे वो एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, एएलपी का हो या टेक्नीशियन का हो या जेई का हो, जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हैं जिनमें जीके पूछी जाती है, जीएस पूछी जाती है, उन सब के हम क्वेश्चन यहाँ पर रिवीजन करेंगे। ये आपका प्रैक्टिस सेट होगा फर्स्ट। इसी तरीके के हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे और यही क्वेश्चन आपको जो ग्रुप डी की जो आने वाली परीक्षा है, ग्रुप डी की, एएलपी की या अदर जो भी एग्ज़ाम है, उनमें ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। तो आप इनको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल से जुड़ जाना, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि अब तक हर एक वीडियो की अपडेट पहुँचती रहे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है, इस वीडियो में हम जो मौर्य काल है, मौर्य साम्राज्य है, इससे क्वेश्चन परीक्षाओं में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके क्वेश्चन आज हम इसमें लगाएंगे। आपका जो पहला क्वेश्चन है ये है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी, या कौन सी कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। तो जो राजगृह थी ये मगध की कई वर्षों तक राजधानी थी। पाटलिपुत्र में राजधानी स्थानांतरित हुई, उससे पहले मगध की राजधानी राजगृह थी और ये कई वर्षों तक रही। आपका ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये एनटीपीसी में स्टेज 2 में 15/6/2022 को पूछा गया था। आपकी शिफ्ट थी सेकंड। इस वीडियो में हम डिटेल में भी अब जो आपके क्वेश्चन है उसको डिटेल में भी डिस्कस करते हैं ताकि आपका रिवीजन होता रहे। तो डिटेल है इसकी कि राजगृह अजातशत्रु के शासन काल में पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी हुआ करती थी। उदयन ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। ये लाइन आप याद करके चलें। ये लाइन पूछी जाती है कि किसने राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी स्थानांतरित की, तो आपका आंसर हो जाता है उसमें उदयन या उदयन बोलते हैं, उदयन। राजगृह का अपना ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। यह महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध का साधना स्थल रहा है, जिसके कारण यह दोनों धर्मों के लिए पूजनीय स्थल है। यहीं पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जो कि अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपसे कि जो बौद्ध धर्म की जो पहली संगीति हुई थी, कहाँ पर हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी और अध्यक्षता किसने की। तो आपकी जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी ये अजातशत्रु के शासनकाल में और ये राजगृह में हुई थी और महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। अभी हम और क्वेश्चन आगे करेंगे, उसमें आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। आगे है आपका कि राजगृह 5 पहाड़ियों विपुलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभवगिरी से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ खालिस्तान में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये चंपारण में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 15/6/2022 को यह आपका क्वेश्चन पूछा गया था। डिटेल में देखते हैं इसको कि लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ बिहार के जो पश्चिमी चंपारण जिला है वहाँ पे बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है। यह मौर्यकालीन स्तंभ है जिसे सम्राट अशोक ने धर्मलेख के तौर पर स्थापित करवाया था। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट ने लगभग 287, 278, 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ये करवाए थे अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका एनटीपीसी में 2022 में पूछा जा चुका है। आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं और एनटीपीसी ये लिखा हुआ है। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे। अशोक के शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। अशोक ने अपने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा
को प्रजा में प्रसारित करने के लिए तथा धम्म का प्रचार करने के लिए संपूर्ण साम्राज्यों में अभिलेखों की स्थापना करवाई थी। तो जो अशोक थे उनने धम्म का प्रचार करने के लिए इन अभिलेखों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि सम्राट अशोक का पितामह कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। पितामह का अर्थ है इधर दादाजी। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये अशोक के दादाजी थे। अगर बात करें कि अशोक के पिता का क्या नाम था, तो अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार और बिंदुसार के जो पिता थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्वेश्चन भी आपका एनटीपीसी में पूछा गया था और ये 2022 में पूछा गया था। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं थोड़ी सी। सम्राट अशोक मौर्य वंश का एक महान शासक था। वह बिंदुसार का पुत्र था। जो अशोक था ये बिंदुसार का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था, मतलब नाती था। इसे देव, नाम प्रिय एवं प्रियदर्शी आदि नामों से जाना जाता है। ये लाइन इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि अशोक को अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व उसने कलिंग का युद्ध लड़ा और विजयी हुआ। इस युद्ध में हुए भयंकर रक्तपात से आहत होकर उसने युद्ध का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण किया, तो बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इसको आप याद रख लें, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। आगे है, इसने भारत की ही नहीं अपितु संपूर्ण एशिया में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार किया। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने जो बौद्ध धर्म उसके प्रचार के लिए अपने पुत्र एवं पुत्री, इनके पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का था संघमित्रा, इनको श्रीलंका भेजा था। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि अशोक ने श्रीलंका धर्म प्रचार के लिए किसको भेजा, तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए एक टास्क है। इसका अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। अगर आपको आंसर पता नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में नो टाइप कर दीजिए। वहाँ पर आपको आंसर अगली वीडियो में बता दूंगा या कमेंट बॉक्स में आपका आंसर दे दूंगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहाँ अशोक के शिलालेख उपस्थित हैं? ऑप्शन है आपके सन्नती, गिरनार, शिशुपालगढ़ और कलसी। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी का है, 2022 में पूछा जा चुका है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और अगर कमेंट में अगर आपको नहीं पता है तो आप उसे उधर नो टाइप कर दें, तो वहाँ पर मैं आपको आंसर बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है, लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये किया था अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर है। ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में 2022 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी हम थोड़ी डिटेल देखते हैं। डिटेल देखने से ये होता है कि आपका जो रिवीजन है वो होता जाता है और इन्हीं डिटेल में से आपको अगले क्वेश्चन जो बनेंगे वो इन्हीं डिटेल से बनते हैं। लगभग 261 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था, जो वर्तमान में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग है, जिसके परिणाम स्वरूप अशोक ने कलिंग के जो राजा थे वो थे अनंत पद्मनाभन को हराकर कलिंग पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में रक्तपात को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और वह अहिंसा के मार्ग पर चल पड़ा। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख खालिस्तान भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये थी इनके प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में ऑप्शन नंबर भी राइट है। ये एनटीपीसी में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। डिटेल में देखते हैं इसको। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मेयिक तथा यूनानी लिपि में लिखे गए हैं, किंतु अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में पाली भाषा एवं
ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। भारतीय क्षेत्र में पाए गए अभिलेखों की लिपि है वो ब्राह्मी है। भारत के बाहर पाए गए कुछ शिलालेखों की लिपियाँ खरोष्टी, आर्मेइक तथा यूनानी हैं। तो ये था आपका वीडियो जिसमें हमने मौर्य सम्राट के थोड़े जितने भी क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के जितने भी क्वेश्चन बने थे आज हमने डिस्कस किए। इसके जो आगे क्वेश्चन है वो हम कल वीडियो में लेकर आएंगे, जो आपका डे 2 होगा और जो वीडियो नंबर 2 होगी। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप बोलते हैं तो हम इसको और कंटिन्यू आगे रखेंगे। रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।